अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी। इसमें हम देखेंगे कि ऑटोनॉमिक एनाटॉमी, उसके बाद उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनकी सिंथेसिस, स्टोरेज और उनके रिसेप्टर, फिर उसकी रेगुलेशन। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक या एंट्रिक आ जाते हैं। अब इनको थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या होते हैं। पहले हम सिम्पैथेटिक से शुरू करते हैं। फ्लाइट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जब कोई भी बंदा किसी भी खतरे में होता है, या तो वो लड़ता है या फिर वहां से भागता है। ठीक है। जब वो अपने आप को खतरे में महसूस करता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है, और वहाँ पे उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जैसे कि आई, वो डायलेट हो जाती है। उसके बाद उसका जीआईटी वो स्टॉप कर देता है वहाँ पे ब्लड, और ज़्यादा ब्लड कहाँ पे भेजता है, ब्रेन में भेजता है और उसकी लिम्स में भेजता है। उसके बाद जो हार्ट है वो तेजी से बीट करना शुरू कर देता है, स्ट्रांगली पंपिंग फॉर टुवर्ड्स द लिम्स सो दैट और लिम्स कैन वर्क बेटर एंड वी कैन रन और फाइट। ठीक हो गया। ये कुछ रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि बॉडी अपने आप को बचाने के लिए करती है। व्हेन एवरीथिंग हैज calmed डाउन, फिर उसको अब अपने आइज को जब डायरेक्ट किया था उसको वापस अपनी जगह पे नॉर्मल लाने के लिए, नॉर्मल भी तो लाना है। जीएटी जो हमने बंद किया था उसको हमने दोबारा रनिंग भी तो करना है। और बाकी जो ब्लड हमने वैसे कंस्ट्रिक्ट किया था नॉन यूज्ड ऑर्गन्स में जैसे कि स्प्लीन वगैरह, वहाँ पे हमने दोबारा ब्लड सर्कुलेट करना है, जिसकी वजह से फिर हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया। ठीक। अब इसकी एक्टिवेशन के बाद हमारी जो आइज है वो दोबारा नॉर्मल आ जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट करेंगी, नॉर्मल आ जाएंगी। उसके बाद हमारा जीआईटी चल पड़ेगा। ठीक हो गया। और ब्रेन और लिम्स में दोबारा ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट। ये है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक की स्टोरी। एंट्रिक में सिर्फ जीआईटी में आता है, और इसमें माइंडरिक जिसे प्लेक्सस फॉरबैक भी कहते हैं, और दूसरा सबमिकस प्लेक्सस जिसे प्लेक्सस ऑफ मीजनर भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं। हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स में सबसे पहले कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन आती है। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में जो सबसे मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन है। इसको याद करने के लिए आप CACH कैक से याद कर सकते हैं। C फॉर कोलिनर्जिक, ACH फॉर एसिटाइलकोलिन। अब इसकी सिंथेसिस को रोकने के लिए हमारे पास कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे हीमोक्रेनियम और वेज़ेमिकोन। ये इसकी ट्रांसमिशन को रोकते हैं। अब इसको हम स्टडी करते हैं। इसको हम डिवाइड कर देते हैं। पहले मेडुला से सिर्फ एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक पे जाएगा और वो डायरेक्टली पैरासिम्पैथेटिक एक्ट करेगा ऑन कार्डिक एंड स्मूथ मसल्स। ये जो है ये पैरासिम्पैथेटिक इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें हमें पैरासिम्पैथेटिक भी चाहिए होती है और सिम्पैथेटिक भी चाहिए होती है। अब कार्डिक जो है हमारे उसमें नहीं है, यानी हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और स्मूथ मसल्स भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये इनवॉलंटरी होते हैं। और इसी तरह ग्लैंड सेल्स और नर्व टर्मिनस भी इनवॉलंटरी होते हैं। अब पहले ये एसिटाइलकोलिन गया निकोटिनिक रिसेप्टर पर लगा, निकोटिनिक पे फिर एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ और जाके मस्कुलिन रिसेप्टर्स पर लगा। कौन से? कार्डियक, स्मूथ मसल्स या फिर ग्लैंड सेल्स के। स्पाइनल कॉर्ड में से भी एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जाएगा, और फिर निकोटिनिक रिसेप्टर से एसिटाइलकोलिन निकला इन केस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, वहाँ पे जाके स्टिमुलेट हुआ स्वेट ग्लैंड सिम्पैथेटिक में। और इधर भी एसिटाइलकोलिन से निकोटिनिक पे जाके लगा, निकोटिनिक से नॉरएपिनेफ्रिन जाके अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पे लगा कार्डिक और स्मूथ मसल्स के। स्मूथ मसल्स में दोनों सिम्पैथेटिक भी होता है और पैरासिम्पैथेटिक भी होता है। अब फिर एसिटाइलकोलिन निकला, निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे लगा, और फिर नॉन एपिनेफ्रिन जाके डोपामिनिक रिसेप्टर्स पे लगा, और इसमें अल्फा भी लगा और डोपामिन 1 पे भी लगा। ठीक है।
इसमें रीनल वेस्कुलर स्मूथ मसल्स आ जाते हैं। उसके अलावा एसिटाइलकोलिन जाके डायरेक्टली एड्रीनल मेडुला पे लगता है। ठीक हो गया। इसमें हमने देखा था कि बीच में नर्व टर्मिनल्स इन्वॉल्व थे, इसमें कोई नर्व टर्मिनल इन्वॉल्व नहीं है। ये डायरेक्टली जाके एड्रीनल मेडुला पे लगा और वहाँ से एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन ऐसे हार्मोन निकले, नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर, बिकॉज एड्रीनल मेडुला इज नॉट एनीवेयर कनेक्टेड टू द न्यूरॉन्स। ओके। अब इसके अलावा डायरेक्टली जो है एसिटाइलकोलिन सोमैटिक मसल्स पे भी जाके लगता है। ये चीज़ आपको याद नहीं करनी, बट इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन जो है, एसिटाइलकोलिन ये आगे आपको समझ आ जाएगी सही से। अब एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस जो है वो जाके ख़त्म करता है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन को। अब डिफरेंट ड्रग्स हम पढ़ते हैं कि वो कौन सा ड्रग क्या करता है। सिंथेसिस ऑफ डोपामिन और नॉन एपिनेफ्रीन के उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के बाद, इसको गुजारने के बाद जो है टायरोसिन जो है, ये टायरोसिन ये देखें, ये क्या करेगा, उसको टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज हम यूज़ करेंगे, ठीक है, उसको हम हाइड्रोक्सिलेज करेंगे डोपा में, इसको हम हाइड्रोक्सिलेज कर रहे हैं डोपा में, ठीक है। अब मेट टायरोसिन जो है इसको इनिबिट कर सकता है, ठीक है। अगर हमने ये वाला जो सारा प्रोसेस है इनिबिट करवाना है तो मेट टायरोसिन से हम करवा सकते हैं। डोपा जो है डोपामीन में कन्वर्ट होगा, और अगर एक इसके क्लिनिकल कोरिलेट कर देते हैं, अगर पार्किंसन का पेशेंट है तो उसमें डोपामीन की कमी होगी, यानी यहाँ पे उसका कहीं ना कहीं जो है वो ये साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है और उसमें डोपामीन नहीं बन रहा। इसलिए हम पेशेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम्स एल डोपा और कार्बिडोपा देते हैं। अब टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज जो है ये बता रहे हैं कि टायरोसिन इसको इनिबिट कर सकता है और इसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो हम बंद कर सकते हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि जो मॉ इनिबिटर्स हैं ये इंक्रीज कर सकते हैं स्टोर्स इन ट्रांसमीटर्स का। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिजर्पिन, ये भी इनिबिटर है। अब डोपामीन आगे जाएगा, नॉन एपिनेफ्रीन में कन्वर्ट होगा, नॉन एपिनेफ्रीन में कन्वर्ट होने के बाद ये बाहर निकल जाएगा और एड्रेनल रिसेप्टर के साथ जाके लग जाएगा। अब यहाँ पे रिजर्पिन अगर हम देंगे तो ये इनिबिट कर देगा और जहाँ से कोई चीज़ आगे ये साइकिल सीज हो जाएगा। अब यहाँ पे कोकीन, ट्राईसाइक्लिक जो मेडिसिन हैं, TCS, SSRIs, ये सारी डिप्रेशन में यूज़ होती हैं। फिलहाल ये क्या करेंगी, इसकी अपटेक जो है, इसको अपटेक को रोक देंगी नॉन एपिनेफ्रीन के, और यहाँ पे जो है ये साइकिल सारा डिस्टर्ब हो जाएगा और डोपामीन नहीं बनेगी। अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। ये सारा इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसके रिसेप्टर्स देख लेते हैं। कोलिन रिसेप्टर्स जो है हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं। इसमें मस्करीनिक रिसेप्टर्स आ जाते हैं। मस्करीनिक जैसे इनका नाम बता रहा है, ये मस्करीन पे रिस्पॉन्ड करते हैं, जो कि एक अल्कोलाइड है, और एसिटाइलकोलिन पे भी रिस्पॉन्ड करते हैं। अब इनका जो इफेक्ट है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक कोलिनर्जिक नर्व स्टिमुलेशन में देता है। उसके बाद निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, ये हम सोडियम पोटेशियम चैनल्स पे लोकेट होते हैं, और ये एसिटाइलकोलिन और निकोटीन के
पे रिस्पॉन्ड करते हैं। एड्रीनोसेप्टर्स जो है उनको हम एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं। उनकी फर्दर टाइप्स हैं अल्फा, बीटा और डोपामिन। ओके, अल्फा जो है वो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स, ब्लड प्लेटलेट्स और ब्रेन में पाया जाता है। अल्फा की फर्दर दो टाइप्स हैं जिनमें अल्फा 1 और अल्फा 2 आ जाते हैं। फिर बीटा है। बीटा जो है स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और लाइपोसाइट्स पे एक्ट करता है। इसके 3 टाइप्स हैं फर्दर, P1, P2, P3। और ये जो है GS के साथ कपल्ड होता है। डोपामीन में D1 और D2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब डोपामीन जो है वो रीनल और स्प्लैंकिंग वेसल्स में इम्पॉर्टेंट है और इसकी 5 सब टाइप्स हैं, बट हम मोस्टली D1 और D2 के साथ कंसर्न है हमारा। ओके, अब जो M1, M2, M3 है मस्क्रीनिक, ये आपने अगर इनका जी याद करना है किसके साथ, तो आप क्यू आई क्यू किक से याद कर सकते हैं और इस तरह आपके लिए आसानी रहेगी कि जी क्यू, जी आई, जी क्यू, ये M1, M2 और M3। ओके, अगर जी क्यू है तो IP3 डैक पाथवे होगा, जी आई है तो कैंप पाथवे होगा और जी क्यू है तो IP3 टैग पाथवे होगा। ओके, गॉट माई पॉइंट। और इसी तरह आगे हम चलते हैं। अल्फा, अल्फा 1, अल्फा 2। अल्फा 1 जो है वो स्मूथ मसल्स और ग्लैंड में होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जी क्यू कपल रिसेप्टर है और IP3 टैग के थ्रू चलता है और वहाँ पे ये कैल्शियम बढ़ाएगा और कंट्रैक्शन करेगा। यानी मसल्स को कैल्शियम चाहिए होती है, तो ज़्यादा कैल्शियम होगी तो कंट्रैक्शन हो जाएगी। और अल्फा 2 जो है इनर एंडिंग्स पे होता है और ये जी आई कपल्ड है और ये कैंप पाथवे के थ्रू चलेगा। ओके, इसके बाद हम ये देख लेते हैं। मैं आपको ये पॉइंट थ्रू गैंग्लियन ब्लॉकर समझाऊंगा, नॉट नाउ। बाकी दिस मच इज नॉट इम्पॉर्टेंट, so let's end our topic here for now and continue watching the rest of the series. Next time we will discuss cholinergic activating and cholinesterase inhibiting drugs, cholinomimetics. Thank you and Allah Hafiz.